Welcome to AgriMission official YouTube channel. This is Shiv Ghotia. We are talking about seed and seed types. Now let's start. दोस्तों स्वागत आपका एग्रीमिशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एग्रीमिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपने बात करेंगे बीज क्या होता है और बीज के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से, और जैसे अपने एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, पूरा सिलेबस कवर होगा, संडे को टेस्ट होता है। हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन एग्रीमिशन कोचिंग के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी क्विजेज है वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं बीज को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मैं करवा रहा हूँ आपको बीज, लेकिन फ्लावर क्यों बनाया, मैंने फ्लावर क्यों बनाया। आपने माइंड में चल रहा हो कि ऊपर बीज लिखा हुआ है सीड, लेकिन फ्लावर बना रखा है, ये क्या मामला है, अभी गड़बड़ है। देखिए आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। यदि आपको बीज को अच्छे से पढ़ना है तो आपको फ्लोर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, यानी पुष्प के बारे में। मैंने कोशिश की आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की, बताने की, और मैंने ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लिया था पहले ही, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में हम क्लास में करते तो काफ़ी टाइम जाता। अब इसके टोटल जो पार्ट्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब अपने सबसे पहले आपको इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लोर में। आपने फ्लोर तो देखा ही होगा, इस प्रकार का फ्लोर होता है। देखो इसके अंदर 4 चक्र होते हैं। क्या होते हैं? 4 चक्र। अब ये भी बताऊंगा कि 4 चक्र होते क्या है। 4 चक्र होते हैं। देखो आपने कोई भी फ्लोर को देखा होगा, इसके नीचे सबसे जो किसी भी प्लांट के जो शाखा होता है या तना होता है जिससे जुड़ा होता ये डंडी होती है, इसको क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं या पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ठीक है। और इस डंडी से जस्ट ऊपर ये भाग होता है, जो ये भाग होता है इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन या रेसेप्टेकल कहा जाता है। पुष्पासन या रेसेप्टेकल कहते हैं। देखिए ये इसका जो डंडी से ऊपर वाला भाग है, यहां से क्या होता है? अपना फ्लावर स्टार्ट होता है। तो सबसे बाहर वाला ये ग्रीन वाला आपको हरे वाला दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां आपने देखी होगी। ये क्या होता है? ये आपका सेपल या बाह्यदल होता है। अब देखिए ये कैलेक्स और बाह्यदल पुंज और सेपल और बाह्यदल में क्या फर्क होता है। देखिए दोस्तों, यदि इस एक बाहर वाली जो पत्ती होती है ग्रीन, इसको एक को कहेंगे तो सेपल या बाह्यदल कहेंगे, और यदि इसके फ्लोर के चारों ओर ये जितनी पत्तियां होती है इन सभी को मिला के क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको कैलेक्स या बाह्यदल पुंज कहेंगे। यानी एक को तो क्या कहेंगे? सेपल या बाह्यदल कहेंगे, और इन सभी पत्तियों को मिलाकर क्या कहेंगे? कैलेक्स या बाह्यदल पुंज कहा जाता है। तो एक चक्कर ये हो गया पहला, यानी ये जो सेपल या बाह्यदल पुंज वाला है, कैलेक्स वाला, ये पहला चक्कर हो गया। अब देखिए दूसरा चक्कर कौन सा होता है। दूसरा चक्कर इसके अंदर, देखिए इसका काम क्या होता है? कैलेक्स या बाह्यदल पुंज का काम क्या होता है? कि पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? इसको सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। उसके बाद में 2 नंबर पे क्या आता है? देखिए दूसरा चक्कर होता है इसके अंदर, ये देखिए कोरोला या दलपुंज, पेटल्स, इसको पेटल कहेंगे या पंखुड़ी या दल। अब देखिए कोरोला क्या होता है, आपने देखा होगा इस सेपल या जो बाह्य दल होता है, दलपुंज होते हैं, इनके अंदर वाली में पंखुड़ियां देखी होगी जो रंगीन होती है, अलग अलग कलर होते हैं। तो जो ये आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका जो ब्लू कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है आपका? इसको कोरोला कहते हैं।
अब देखिए कोरोला किसे कहेंगे और पेटल किसे कहेंगे। पेटल तो एक जो पंखुड़ी होती है इसको पेटल, चाहे अकेली इसको बोले, चाहे ये पंखुड़ी एक दिखाई दे रही है इसको, या अकेले इसको तो पेटल या पंखुड़ी या दल कह देते हैं। और दल पुंज का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे समूह हो गया दलों का, उसे क्या कहेंगे दल पुंज या कोरोला। यानी ये जो आपको पूरी पंखुड़ियां दिखाई दे रही इन सभी को मिला के क्या कह देंगे, कोरोला कह देते हैं, दल पुंज कहते हैं। ये दूसरा चक्कर, ये पहला चक्कर हो गया था, और ये पंखुड़ियों वाला ये है वो कौन सा हो गया, यानी एक पुष्प के बाहर जो नीचे वाला ग्रीन वाला जो ये पत्तियां सी होती है वो क्या कहलाता है, पहला चक्कर। दूसरा अंदर वाली जो रंगीन होती है जो पंखुड़ियां होती है फूल के अंदर, वो हो गया दूसरा। अब देखिए अब अंदर महत्वपूर्ण दो चक्कर रहते हैं, महत्वपूर्ण अंदर वाले होते हैं, ये तो क्या होते हैं, सहायक भाग कहलाते हैं। बाहर वाले होते हैं जो कोरोला और ये कैलेक्स होता है, ये सहायक भाग, पेटल या सेपल को क्या कहते हैं, सहायक भाग कहते हैं। अब असली काम होता है पुष्प के अंदर, वो किसका होता है, थर्ड और फोर्थ चक्कर का होता है। और थर्ड चक्कर देखिए कौन सा होता है। अब आपने क्या होगा, इन पेटल्स यानी इन पंखुड़ियों के अंदर आपने क्या देखा होगा, ये होते हैं तंतुनुमा, जो आपको संरचना ग्रीन वाली दिखाई दे रही है, क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये देखिए एक पूरा इस प्रकार से ये क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं, ये पुंकेसर होते हैं। अब देखिए पुंकेसर, यदि मैं बात करूं इनको क्या कहेंगे, पुंकेसर कह सकते हैं सिंगल को। तो इस एक को मैं बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, पुंकेसर, यानी सिंगल को। इस एक को पुंकेसर बोलूंगा, इस एक को पुंकेसर। या इन सभी को मैं सभी को मिला के बोलूंगा तो क्या कहूंगा, इसको पुमंग या एंड्रोसियम बोलूंगा। क्या कहूंगा, पुमंग बोलूंगा या एंड्रोसियम। और एक को क्या बोलूंगा, स्टेमन बोलूंगा या पुंकेसर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, स्टेमन या पुंकेसर बोलूंगा। ठीक है। और एंड्रो का मतलब मेल होता है। एंड्रो का मतलब क्या होता है, आपने प्रोटो एंड्री और प्रोटो गायनी भी पढ़ा होगा। तो यानी जो एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल होता है, यानी मेल पार्ट हो गया ये। यानी इसको जो ये पुमंग भाग होता है या एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है, मेल भाग होता है। अब इस एंड्रोसियम के भी भाग होते हैं एंथर। ये देखिए ऊपर बिल्कुल इस जो आपका ये स्टेमन होता है या पुंकेसर होता है, इसके बिल्कुल ऊपर ये जो आपको थैली दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ये परागकोश है, इसके अंदर क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन या परागकण होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। ये भी आपको जो एंथर या परागकोश हो गए। और ये आपको जो डंडी दिखाई दे रही है, ये डंडी क्या कहलाती है, फिलामेंट्स या पूतंतु कहलाती है। यानी ये क्या हो गया, एक धागेनुमा जो संरचना, ये क्या कहलाती है, फिलामेंट्स या पूतंतु इसको कहा जाता है। और इस पूरे को क्या कहेंगे अपने, इसको पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं एक को। यानी सभी को तो क्या कह देंगे, एंड्रोसियम या पुमंग। एक को क्या कहेंगे, स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कोई डाउट है तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, आप पोस्ट कर देना। देखिए एक बार आपको मैं बाद में बता दूंगा, एक बार जल्दी से। पहले अब जो आपका ये हमारा जो इधर वाला भाग था, ये मेल पार्ट था, इसका वो हो गया, यानी 3 चक्कर पूरे हो चुके। अब बात करेंगे हम चौथे चक्कर की। चौथा चक्कर, पुष्प के अंदर बीच में आपने देखा होगा ऐसी एक नलीनुमा संरचना होती है, एक बीच में बिल्कुल नलीनुमा संरचना होती है। इसे क्या कहते हैं, देखिए इस पूरी नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, या तो बोल देते हैं कार्पल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कार्पल्स बोल देते हैं, या इसको गाइनोसियम बोल देते हैं। क्या, उधर उसको तो एंड्रोसियम नर भाग को और मादा भाग को क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोला जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं, पिस्टल बोल देते हैं। पिस्टल भी इसी को, यानी जो मादा भाग होता है इसको कार्पल्स बोल सकते हो, पिस्टल बोल सकते हो, गाइनोसियम बोल सकते हो। या जो ये कार्पल्स होता है, जो पिस्टल्स होता है, वो किन भागों से मिलकर बना होता है। जैसे आपका एंड्रोसियम था परागकोश से, और फिलामेंट्स इनको मिलाकर बना था एंड्रोसियम या पुमंग। एक को क्या कहा था, पुंकेसर या स्टेमन कहा था, और सभी को मिलाकर क्या कहते हैं अपने, एंड्रोसियम या पुमंग। उसी प्रकार पिस्टल क्या होता है, पूरे मादा भाग को पिस्टल, गाइनोसियम या कार्पल्स बोलते हैं। ये मादा भाग होता है। ये बीच वाला आपको भाग दिखा फूला हुआ नलीनुमा जो भाग है, ये क्या है
आपका मादा भाग है। और ये कितने भागों से मिलकर बनाओ, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो ये ऊपर ये फूली हुई थोड़ी संरचना दिखाई दे रही है, क्या स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं इसको, क्या कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। और ये बीच में आपको ये नली दिखाई दे रही है, बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है, ये बीच वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, वर्तिका। ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, ये स्टाइल या इसको वर्तिका कहते हैं। और इस वर्तिका के नीचे ये फूला हुआ जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, फूला हुआ ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, ये आपका ओवेरी कहलाता है या अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवेरी या अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के बिल्कुल बीच में ये आपको छोटी छोटी राउंड शेप की जो संरचनाएं दिख रही है, ये क्या कहलाती है, ये होती है इस ओवेरी के अंदर ये बिजांड होते हैं या ओव्यूल्स होते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या कहेंगे अपने, गाइनोसियम कहेंगे, पिस्टल्स कहेंगे या कार्पल्स कहेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अच्छे से आपको समझ आ गया। यदि एक बार आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को इसको दोबारा रीस्टार्ट करके देख लीजिए, आपको फिर जो चीजें पता चलेगा कि फ्लोर की स्ट्रक्चर बताने का मतलब क्या था, मैंने क्यों फ्लोर की स्ट्रक्चर आपको बताई थी। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा भाग कौन सा होता है, क्योंकि अपने आगे पढ़ेंगे कि बीज का निर्माण कैसे होता है, परागण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। ये चीजें अपने कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आपको इस फ्लोर की स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से पता होगी। एक बार जल्दी से मैं और बता देता हूं, देखिए 4 चक्कर होते हैं। फ्लोर आपने देखा हो, कोई भी पुष्प हो, देखिए ये नीचे वाला जो तना होता है यानी तने पे जो लगा होता है, ये डंडी सी होती है, इसको क्या कहते हैं, पुष्प वरंत या पेडिसल कहते हैं। और उसके ऊपर जो ये होता है पुष्प आसन, पुष्प का आसन हो गया, यानी आसन होता है, इसके ऊपर पुष्प होता है, तो इसको क्या रिसेप्टिकल या पुष्पासन कहते हैं। फिर उसके बाद में जो हरी हरी छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचना फूल के जो नीचे होती है पुष्प के, से क्या कहते हैं, सेपल या बाह्यदल। एक को तो सेपल कह देंगे और जितनी भी टोटल सभी को मिला के कैलेक्स या बाह्यदल पुंज कहेंगे। उसके बाद में आपका जो दूसरा चक्कर होता है, इसके अंदर ये पंखुड़ियां रहती है, ये क्या होती है आपकी रंगीन होती है, अलग अलग कलर होते हैं। ये अलग अलग कलर क्यों होते हैं, क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करने के लिए इनमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं, अलग अलग इसमें सुगंध होती है, ताकि क्या हो सके, परागण की क्रिया है वो कीटों द्वारा पूर्ण हो सके। इसका ये काम होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। अब इसको एक पंखुड़ी को तो क्या कहेंगे, पेटल या पंखुड़ी या दल कहेंगे। और इन सभी पंखुड़ियों को, पुष्प में जितनी पंखुड़ियां पाई जाती हैं, इनको मिला के क्या कहेंगे, कोरोला या दलपुंज कहा जाता है। यह हो गया आपका दूसरा भाग, ये सहायक भाग कहलाते हैं। अब आता है हमारे पास महत्वपूर्ण कौन सा, तीसरा और चौथा चक्कर होता है। वो महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इनका पुष्प के अंदर चाहे बीज हो, फल हो, कुछ भी निर्माण होता है वो इन पर डिपेंड होता है। और इनके जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो भी यही होते हैं। तो तीसरा चक्कर देखिए, ये जो तंतुनुमा संरचना, इसको अपने क्या कह रहे थे, पूरे को तो अपने एंड्रोसियम कह रहे थे। इस तंतुनुमा पूरी संरचना को तो क्या कह रहे थे, अंदर वाले को एंड्रोसियम या पुंमंग कहते हैं। आपने पुंमंग और जायांग पढ़ा हुआ, यानी पुंमंग नर भाग और जायांग मादा भाग। और इसके अंदर इस ऊपर वाली जो थैलीनुमा संरचना, इसको परागकोश कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं या पोलन ग्रेन होते हैं, ये परागकोश हो गया। और ये धागेनुमा संरचना, इसको पूतंतु या फिलामेंट्स कहते हैं। इन सभी को मिला के क्या कह देंगे अपने, एंड्रोसियम या पुंमंग। या एंड्रोस का मतलब मेल भाग हो गया, ठीक है। अब एक को तो क्या कह देंगे, स्टेमन या पुंकेसर। और सभी को मिला के क्या कहेंगे अपने, एंड्रोसियम या पुंमंग कहेंगे। ये हो गया तीसरा चक्कर। अब आता है बिल्कुल बीच का भाग होता है, जो चौथा कौन सा होता है चक्कर, वो आपका रहता है जो मादा भाग होता है। इसको क्या कहते हैं, चाहे तो अपने इसको कार्पल्स बोल दे, चाहे पिस्टिल बोल दे, चाहे गाइनोसियम बोल दे। गायनी का मतलब आपने कभी हॉस्पिटल में आप गए होंगे, या जो महिलाओं का जो डॉक्टर होता है, इसको क्या बोला जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट बोला जाता है, यानी गायनी बोला जाता है। गायनी का संबंध किससे, यानी स्त्री से संबंध है, वो किसका है, गायनी। गायनी का अर्थ ही क्या होता है, फीमेल होता है। तो ये देखिए, गायनी फीमेल और एंड्रोस क्या होता है, मेल होता है। पिस्टिल बोल दो, कार्पल्स बोल दो, गाइनोसियम बोल दो,
ये क्या होता है, मादा भाग, ये मादा भाग है बिल्कुल बीच वाला। अब इसके भाग कौन कौन से, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। बिल्कुल ऊपरी भाग ये फूला हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या स्टिग्मा कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये स्टाइल वर्तिका, बीच वाली नली वर्तिका होती है, और ये अंडाशय या ओवेरी होता है बिल्कुल बीच वाला। और इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स या बीजांड कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, ओव्यूल्स या बीजांड कहते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वीडियो को आप पुनः देख लीजिए, आपके सभी के सभी डाउट है वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि बीज होता क्या है। अब देखिए बीज क्या होता है। देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। आपने बिल्कुल रट्टा लगाया कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या परिपक्व बीजांड होता है। आपने बिल्कुल रट्टा लगा लिया। देखिए इसमें आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं, इन चीजों को, ये एक तरीके से टेक्निकल चीजें, इनको समझना चाहिए, और समझेंगे आप तो आपको बहुत इससे बेनिफिट मिले। बाकी और चीजें भी क्लियर होगी, और आपको पोलिनेशन भी समझ आएगा, फर्टिलाइजेशन भी समझ आएगा, जिससे क्या होगा, आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए परिपक्व बीजांड, बायोलॉजी में अपने पढ़ते हैं कि परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब देखिए बीजांड आपको मैं बता चुका हूं, ये क्या होता है, बीजांड होता है। परिपक्व का मतलब देखिए, परिपक्व का मतलब क्या होता है, जैसे ही प्लांट के अंदर पुष्प आया, पुष्प आएगा, वो खिलेगा, खिलेगा तो देखिए कुछ पौधों में तो क्या होता है, एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। कुछ में क्या होते हैं, अलग अलग पुष्पों में नर अलग में और मादा अलग अलग में पाए जाते हैं। तो अब देखिए होगा क्या, मान लो ये पुष्प है, ये पुष्प है, इसके अंदर ये आपको बता दिया मैंने कि नर भाग होता है, इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर परागकण होते हैं। ये परागकण क्या होंगे, यहां से परागकण इस पे आएंगे, कहां आएंगे, देखिए कहां पर आएंगे, ये परागकण यहां से यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां से। अब यहां से यहां परागकण आने के बाद में क्या होगा, देखिए क्या होगा वो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे इस पे परागकण या पोलन ग्रेन पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस वर्तिकाग्र पे कुछ ऐसे लिपिड्स, जो इसका सेक्रेशन या स्राव होता है, या लिपिड्स होती है, रेजिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, बोरोन भी होता है, आपने पढ़ा होगा। बोरोन क्या करता है, जो पराग नल, जो पोलन ट्यूब होता है उसको अंकुरित करने में सहायक होता है। तो तभी कहते हैं परागण में सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है, बोरोन है। तो अब देखिए ये क्या होगा, इसके अंदर यहां एक ट्यूब विकसित होगी, एक ट्यूब अंकुरित होगी, ये ट्यूब अंकुरित होगी, यहां से ट्यूब अंकुरित होगी तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन यहां से चलेगा, यहां से बिल्कुल ये चलेगा, एक ट्यूब का निर्माण होगा, इस ट्यूब से पोलन ग्रेन इस प्रकार से, देखिए यहां, ये आपका यहां एक छोटा सा जो बीजांड छिद्र होता है, इससे प्रवेश 3 प्रकार से प्रवेश करते हैं। या तो इस छिद्र से प्रवेश कर सकती है पोलन ये ट्यूब, और ये जो पोलन ग्रेन है इस ट्यूब से, या क्या आ सकता है, इस भाग से प्रवेश कर सकती है, या इस भाग से। इसको अपने ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक तो प्रोगेमी होता है और एक आपका मीजोगेमी। ये तो क्या होता है, मीजोगेमी, बिल्कुल मध्य से प्रवेश कर रहा है, इसको मीजोगेमी कहते हैं। इसको ऊपर भाग है जो प्रोगेमी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, चैजोगेमी चैलेजोगेमी कहा जाता है। बाकी आपको ज्यादा इसको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। यहां से इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन यहां इसके अंदर पहुंच जाएंगे, इसके अंदर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, ये आगे से ये बीजाणु है, ये बीजाणु है, बीजाणु के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इधर पोलन ग्रेन है, उनके अंदर भी जो केंद्रक है,
इनका आपस में क्या होगा, संलयन होगा। संलयन का देखिए, इनका संलयन होगा आपस में, इनके केंद्र का आपस में मिल जाएंगे, यानी जो इनके गैमेट होते हैं, यानी जो युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, उनके केंद्रकों का आपस में संलयन होगा, जिससे क्या जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो समझ आ गई होगी। निषेचन होने के बाद में क्या होता है, जो ये ऊपर वाला भाग होता है, यानी जो ये आपके पेटल्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं, ये जो पुंकेसर वाला भाग है ये भी गिर जाता है, और ये जो आपका मादा भाग यहां से ये जो आपकी स्टिग्मा स्टाइल ये गिर जाते हैं, ये भाग बचेगा। इस भाग से निर्माण किसका होता है, यहां से ये आपको बीजाणु या ओव्यूल दिखाई दे रहे, ये ओव्यूल्स या जो बीजांड होते हैं, इन बीजांड से ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। इन बीजांड से ही किससे क्या होता है, बीज निर्माण होता है। तो अब अपने कह सकते हैं कि निषेचित बीजांड को या परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं, अपने बीज कहते हैं। अब आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि अपने बीज किसे कहते हैं। उसके बाद में अब देखिए कि फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण क्या होता है, ये तो बीज वाला भाग होता है, और इन बीजों को सुरक्षात्मक आवरण प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए जो बार वाला आपको दिखाई दे रहा है ओवेरी, अंडाशय, अंडाशय से निर्माण किसका होता है, फल निर्माण। फल निर्माण, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय या ओवेरी से होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कहीं कि फल का निर्माण होता है अंडाशय से, किससे होता है, ओवेरी से। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से अपवाद स्वरूप नहीं होता। उनका निर्माण क्या होता है, या तो उनका पुष्पासन से हो जाता है, रिसेप्टेकल से हो जाता है, या इनका निर्माण जो ये आपकी जो पेटल्स वगैरह ये भी इंक्लूड हो जाती है, या इनफ्लोरेसेंस जो पुष्पक्रम होता है वो भी शामिल हो जाता है। तो जिसका निर्माण, फल का निर्माण ओवेरी से होता है या अंडाशय से होता है, उसे तो क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रू फ्रूट कहते हैं, ट्रू फ्रूट या सत्य फल कहते हैं। यानी वो कहने का मतलब ट्रू फ्रूट वो असली, एक तरीके का असली ही है, यानी वो सच्चा फल है। और जिनका निर्माण अंडाशय से या ओवेरी से नहीं होता, बाकी किसी भाग से, जैसे पुष्पासन से हो गया, या जो ये दलपुंज है, इनफ्लोरेसेंस है, बाह्य दलपुंज है, इनसे हो गया, इसे क्या कह देंगे अपने, इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फॉल्स फ्रूट, या इनको क्या असत्य फल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे सेब, नाशपाती होती है, असत्य फल होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, झूठे फल कह सकते हैं। झूठे मतलब इनका निर्माण ओवेरी से नहीं हुआ, इनको क्या बोल दिया, झूठे फल बोल दिया। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब अपना बचता है कि परागण क्या होता है। परागण क्या होता है, मैं यदि बात करूं कि परागण होता क्या है, देखिए जिन पौधों, पुष्पों के अंदर या पौधों के अंदर बीज पाए जाते हैं, उनका मुख्य ये लक्षण होता है यानी परागण का। अब परागण होता क्या है, परागण देखिए सीधे से मैं बिल्कुल सिंपल से वर्ड में बताऊं, परागण का मतलब क्या होता है, ये पुंकेसर हो गए, इन पुंकेसर का जो इस पराग कोश के अंदर पोलन ग्रेन या परागकण होते हैं, उनका यहां से, जो मैंने पहले ही आपको बताया, यहां से क्या होता है, इन पोलन ग्रेन का इस यानी पराग कणों का इस मादा भाग गाइनोसियम या पिस्टल या कार्पल्स, यानी इसके भागवर्ती अगर स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना, यानी पोलन ग्रेन का, यानी नर भाग पोलन ग्रेन है, उसका किस पे पहुंचना, वर्ती कागर पे पहुंचना, ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। समझ आ गई होगी। कह सकते हैं कि जो पुमंग का भाग होता है पराग कोश या एंथर, इनसे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन या पराग कण मुक्त होके किस पे पहुंच जाते हैं, जो पिस्टिल मादा भाग होता है उसके वर्तिकाग्र या स्टिग्मा भाग पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। समझ आ गया होगा, परागण कहलाता है। ठीक है।
अब देखिए परागण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण जिसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण को भी दो भागों में बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है, स्वपरागण को भी क्या है, ऑटोगेमी कहते हैं एक को, और एक को क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी भी कहा जाता है। अब देखिए स्वयुग्मन या ऑटोगेमी या सहजाति पुष्पी परागण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर पहला आप पढ़ते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन या इसको कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहते हैं इसको, ऑटोगेमी कहते हैं। अब देखिए ऑटोगेमी क्या होता है दोस्तों, इसको बिल्कुल आसानी से समझना आपको। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण का मतलब इतना सा होता है कि या तो क्या होना, कोई भी पुष्प द्विलिंगी है, यानी इसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी है, एक ही पुष्प के अंदर है। तो जैसे ये पुष्प है, इसके अंदर नर भाग है और ये मादा भाग है। इस नर भाग के जो पराग कण है उनका वर्तिकाग्र पे पहुंचना ही क्या हो गया, स्वपरागण हो गया। यानी खुद का ही इस पुष्प, खुद के नर भाग है, खुद का ही मादा भाग है, इसके जो नर भाग से खुद वाले ही जो मादा भाग भी है वो पोलन ग्रेन पहुंच गए, इसको स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए ऑटोगेमी किसे कहते हैं, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लोर के अंदर, जैसे एक ही फ्लोर है आपका, इसके अंदर ये नर भाग है, नर भाग से मादा भाग पे यहां परागण पहुंच गए और यहां से पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ और यहां से क्या हो गया, निषेचन फर्टिलाइजेशन हो गया। ये क्या स्वपरागण कहलाता है। ये बात समझ आ गई। स्वयुग्मन, स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है, एक ही पौधे का जो पुष्प होता है, इस पुष्प में दोनों भाग है, सेम फ्लोर के अंदर नर और मादा भाग उपस्थित हो रहे हो जिनमें परागण की क्रिया होती है। ये फिर बात करते हैं 2 नंबर, ये होता है सहजाति पुष्प परागण। पुष्प स्वपरागण भी बोल सकते हो आप, जिसको जिटेनोगेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिटेनोगेमी बोला जाता है। अब देखिए जिटेनोगेमी क्या होता है। जिटेनोगेमी होता क्या है, इसमें सिर्फ फर्क इतना है, इसमें तो एक ही फ्लोर में नर और मादा भाग दोनों थे, लेकिन यहां जो जिटेनोगेमी, इसमें क्या होगा, सेम प्लांट हो जाएगा। यानी एक ही प्लांट है, मान लो ये रहा एक प्लांट है हमारा, यहां पे तो क्या है, यहां पे ये तो आपका ब्लू वाला है, ये तो आपका है मादा पुष्प, और ये ग्रीन वाला है जो, ये आपका हो गया नर पुष्प। कहने का मतलब मादा भाग अलग पुष्प में होंगे और नर भाग अलग पुष्प में, एक ही पौधे पर होंगे, एक ही पौधे पर होंगे, एक ही पौधे के क्या होंगे, अलग अलग फूल होंगे। एक में नर भाग होगा यानी ये स्टेमन वाला भाग, और दूसरे में क्या होगा, ये वर्तिकाग्र जो ये आपका पिस्टल वाला भाग है ये होगा। तो इससे क्या होगा, परागकण है इस पे पहुंच जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। यानी इसमें और इसमें फर्क क्या है, जो आपका ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, इसमें तो क्या एक ही फ्लोर में नर और मादा भाग थे, और इसमें क्या होता है, एक फ्लोर में न होके एक ही पौधे पे अलग अलग फ्लोर होती है, उसमें नर और मादा भाग होते हैं, उनमें क्या होता है, परागण की क्रिया होता है, उसे जिटेनोगेमी कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया हो कि स्वपरागण क्या होता है। अब अपने बात करेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण क्या होता है। क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण क्या होता है, अपने बात करें क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण की बात करते हैं। देखिए मैं बात करूं कि पर परागण क्या होता है। पर परागण की बात करें, या तो क्या होगा, किसी पुष्प में, या तो कोई पुष्प, जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट का दूसरा प्लांट उसी जाति का है या किसी अन्य जाति का है, उस दोनों के मध्य, देखिए मैं यहां बता रहा हूं आपको, पर परागण क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझते रहिए। यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नंबर है
6098, इस पे आप कॉल करके इंक्वायरी आपके जो पूछ सकते हैं, कुछ आपकी क्वेरी है तो। अब बात करते हैं पर परागण की। पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन, क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। देखिए क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है, इसमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट होंगे, अलग अलग पौधे होंगे दोनों, और ये पौधा दोनों सेम जाति के भी हो सकते हैं या किसी दूसरी जाति के भी हो सकते हैं। तो यहां क्या होगा? ये आपका मादा पुष्प है और ये दूसरा पौधा है, यह आपका नर पुष्प है। ये तो क्या हो गया? ब्लू वाला तो मादा पुष्प हो गया, ये मादा और ये नर हो गया। अब ये नर और मादा अलग अलग पौधों पे उपस्थित है। इसमें क्या होगा? जो स्टेमन होता है, एंड्रोसियम होता है, या जो ये परागकोश होता है, इसकी थैली होती है, इसमें से क्या होंगे? पराग कण निकलेंगे और ये पराग कण निकल के यहां से निकल के इस पे पहुंच जाएंगे। किससे? इस पे पहुंच जाएंगे। जो मादा भाग है इस पौधे पे, जो मादा पुष्प है, इसकी जो ये स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होते हैं, इस पे जाके ये अंकुरित हो जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? पर परागण। यानी पुंकेश जो पराग कण होते हैं, जो पुमंग का भाग होता है परागकोश, उसके अंदर पोलन ग्रेन या परागकण होता है, उनका क्या होता है? मुक्त होकर किसी दूसरे पौधे, वो समान जाति का भी हो सकता है या किसी दूसरी जाति का भी हो सकता है, उसके मादा भाग या जो मादा भाग का वर्तिकाग्र होता है उस पे अंकुरित होना या उस पे पहुंचना ही क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। अब देखिए इसको एलोगेमी भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं? जीनोगेमी भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? पर परागण को एलोगेमी या जीनोगेमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोगेमी या जीनोगेमी भी बोल देते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बीज क्या होता है। तो बीज आपको समझ आ गया होगा। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये था, आपको बहुत चीजें ये काम आएंगी। देखिए बीज क्या होता है? जो परिपक्व, बोलिए साथ में बोलते रहिए, आपको ये चीजें याद हो जाएगी। परिपक्व बीजांड होता है वो क्या कहलाता है? बीज। ये आगे जाकर क्या बनते हैं? ये बीजांड है जो आगे जाकर ये भी बीज बनते हैं। और इसके बिल्कुल बाहरी आवरण है, ये देखिए ये आवरण है, ये क्या बन जाता है? ये देखिए बिल्कुल इसके बाहर वाला ये आवरण है, ये क्या बन जाता है? ये फल का रूप ले लेता है। और अपने बोला था कि फल का निर्माण किससे होता है? ओवेरी से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। इसे अपने ट्रू फ्रूट कहते हैं। जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर बाकी किसी पार्ट से होता है उसे क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब अपनी नेक्स्ट बात करेंगे बीज के बारे में। ये तो अभी तक आपका था बेसिक क्लियर करना जरूरी था, तभी आपको बीज अच्छे से समझ आएगा। अब अपनी बात करेंगे बीज के बारे में। आपको मैंने बायोलॉजी की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो मैंने बता दी आपको। क्या होता है? परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज कहा जाता है। परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज कहा जाता है। अब देखिए जो एग्रोनॉमी है, अपने बात एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, तो एग्रोनॉमी में बीज किसे कहेंगे? एग्रोनॉमी में जो एग्रोनॉमी है इसमें बीज किसे कहेंगे? अब ये जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा
कि जो दाना होता है या बीज होता है, जो फल के अंदर बीज निकलते हैं, तो केवल उसी से पौधे का अपने क्या करते हैं, उसी से नया पौधा तैयार करते हैं? ऐसा नहीं होता। आपने फल वृक्षों में खूब देखा, जैसे केला होगा, उसे बीज नहीं होती, बीज के अलावा भाग लेते हैं। कौन सा? जैसे स्कर्श होता है, उसमें स्वर्ण स्कर्श काम में लेते हैं, जो तलवार स्कर्श कहते हैं उसको। या आपका जो ऑफशूट हो गया, किसके अंदर? खजूर में काम में लेते हैं। बाकी बहुत से ऐसी और फसलें हैं जिनमें दाने के अलावा और भाग काम में लेते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान की भाषा में बात करूं मैं, तो कह सकते हैं जड़, तना, पत्ती, शाखा। यानी पौधे के जड़, तना, पत्ती, शाखा, वानस्पतिक भाग कह सकते हैं इन सभी को। ये सभी के सभी क्या है? वानस्पतिक भाग है। तो कह सकते हैं पौधे के वानस्पतिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखा द्वारा अपने समान नए पौधों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उसे इन भागों में भी क्या बोलेंगे फिर अपने? जड़, तना, पत्ती, शाखा को भी क्या कहेंगे? अपने बीज कहेंगे। तो बीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बीज होता क्या है। अब देखिए, बात करेंगे हम बीज के बाद में कि उन्नत बीज क्या होता है। देखिए, उन्नत बीज की बात करें, उन्नत बीज दोस्तों, आपका लाइक और शेयर तो जरूर बनता है, क्योंकि आपके लिए आप देख रहे होंगे मेरे अच्छा खासा पसीना रखा है, क्योंकि रूम का सब कुछ बिल्कुल बंद है, यानी गेट सभी बिल्कुल बंद किए और बिल्कुल कोई भी फैन वगैरह नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि माइक के अंदर वॉइस आती है, तो बिल्कुल पसीना चल रहा है। तो इतना तो आपका बनता है कि कम से कम आप लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास कैसी लग रही है। तो देखिए, अब बात करते हैं अपने उन्नत बीज क्या होता है। उन्नत बीज देखिए दोस्तों होता क्या है। सबसे पहले बात यह है कि उन्नत बीज कहेंगे जी किसे। अब उन्नत बीज का मतलब क्या होता है? जो स्थानीय किस्म होती है, स्थानीय किस्म से 10 से 15% अधिक उत्पादन, यानी जिस बीज से, जो स्थानीय बीज है हमारे पास, उससे 10 से 15% ज्यादा जो उत्पादन दे रहा है, उसे ही क्या कहेंगे? उन्नत बीज कहेंगे या उत्तम बीज कहेंगे। क्या कहेंगे? इंप्रूव्ड सीड कहेंगे। उत्तम बीज कह लो या उन्नत बीज कह लो। अब अपनी बात करते हैं कि उन्नत बीज या उत्तम बीज की विशेषताएं। उत्तम बीज की विशेषताएं, उत्तम बीज की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं कि जो उन्नत बीज होता है उसके अंदर विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो अपने कह सकते हैं कि पहली विशेषता होनी चाहिए कि बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो पहली विशेषता होनी चाहिए आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता जिसे जेनेटिक प्योरिटी कहा जाता है। जेनेटिक प्योरिटी कहा जाता है। देखिए, आनुवांशिक शुद्धता क्या होता है? ये बीज है, ये मान लो हमारे पास बीज है। इस बीज के अंदर कोई दूसरी किस्म के बीज भी मिक्स है अंदर। ये आपको जैसे ब्लू वाले दिखाई दे रहे हैं, ये मान लो कोई और किस्म है या दूसरी फसल के बीज मिक्स है। और फसल मत मान लिए, मान लो ये HD 2967 गेहूं का बीज है
और कौन सा ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है, और ब्लू वाला है ये राज 3077 है। तो कहने का मतलब किसी भी किस्म में किसी दूसरी किस्म के बीज भी मिक्स है तो वो क्या है, आनुवांशिक रूप से शुद्ध नहीं है। तो बिल्कुल आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए बीज, कितना कि आनुवांशिक शुद्धता बीज की कितनी होनी चाहिए, 99% से अधिक होनी चाहिए, 99% से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये तो क्या हो गया, आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो गया, उसे ही अपने क्या कहेंगे, उन्नत बीज कहेंगे, जिसमें किसी और किस्म के बीज मिक्स नहीं है, जिससे क्या होगा, जो बिल्कुल वही किस्म अपने पैदा हो जो जिस किस्म का अपने बीज लिया है। अब बात करें अपने आनुवांशिक शुद्धता। देखिए आनुवांशिक शुद्धता के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। क्या कहते हैं, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। इसकी जो जांच होती है वो कैसे होती है, ग्रो आउट टेस्ट। एक इसी के अंतर्गत जो ग्रो आउट टेस्ट है इसमें क्रिया आती है रोगिंग की क्रिया। पूछा जा सकता है रोगिंग क्या होता है। देखिए रोगिंग क्या होता है, मान लो खेत के अंदर अपने बीज सीड प्रोडक्शन के लिए, बीज उत्पादन के लिए कोई फसल उगाई हुई है, उसमें क्या होता है, जैसे ही पुष्प आने से पहले की बात है, जब फर्टिलाइजेशन न हुआ हो यानी परागण की क्रिया न हुआ हो, तब अपने क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, जो अन्य किस्मों के बीज होंगे, अन्य किस्म, अन्य फसल या खरपतवार हैं, जो खरपतवार है उनको उखाड़ना या उनको हटाना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी जो हमारे पास बीज उत्पादन में अपने जो जिस किस्म का उत्पादन करें उसके अलावा जो कोई दूसरी किस्म का बीज है जो पौधा उगा हुआ है, या अन्य फसल का कोई पौधा है, या खरपतवार का कोई पौधा उगा हुआ है, उनको उखाड़ना या उनको हटाना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। क्या कहते हैं, इसको रोगिंग कहा जाता है। फिर अपने पास आती है दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता आती है भौतिक शुद्धता। उन्नत बीज उसे ही कहेंगे जो भौतिक रूप से क्या हो, शुद्ध हो। भौतिक शुद्धता यानी फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी। अब फिजिकल प्योरिटी क्या होता है, भौतिक शुद्धता का मतलब यह है, आपने बीज का, ये मान लो यही सैंपल अपने पास, इस बीज के अंदर क्या है, कुछ कंकड़ पत्थर भी मिक्स है। ये मान लो जो आपको ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं, ये इस बीज के अंदर कंकड़ पत्थर भी है, मिट्टी है या भूसा है, या ये जो मिक्स हो गया, यानी बीज के अलावा भी क्या है, कंकड़ पत्थर, कचरा, भूसा, फसल का अवशेष, वो इसके अंदर मिक्स है, तो वो बीज क्या कहलाएगा, भौतिक रूप से अशुद्ध कहलाएगा। भौतिक शुद्धता ज्ञात कैसे करते किसी बीज की, तो अपने भौतिक शुद्धता बराबर कुल बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार। कुल भार कहेंगे, क्या कहेंगे, कुल भार। यानी इसके अंदर ये पूरा सैंपल है जिसके अंदर कंकड़ पत्थर बीज सब कुछ मिक्स अन्य फसलों की, ये तो कुल भार हो गया, शुद्ध बीजों का भार। इसमें से जो कंकड़ पत्थर या जो फसल अवशेष है, बिल्कुल जो इनर्ट मटेरियल है उसको निकाल के बाकी को अपने वेट करके शुद्ध बीजों का भार बटे में कुल भार, और इनटू क्या होगा 100। ये भौतिक शुद्धता प्रतिशत आ जाएगा। क्या आएगा, भौतिक शुद्धता प्रतिशत। अपने मान लो अपने पास 100 ग्राम बीज है, इस 100 ग्राम बीज में से हमारे पास मान लीजिए 94 ग्राम तो क्या है, अपने पास मान लो 6 ग्राम बीज है, उसमें से ये आगे कंकड़ पत्थर और वगैरह वो हो गए, तो अपने क्या करेंगे, 94 तो क्या हो गया, शुद्ध बीजों का भार हो गया 94 ग्राम, 94 बटे क्या होगा, कुल भार कितना हो गया हमारे 100 ग्राम इंटू 100 होगा,
तो ये क्या होगा, शुद्धता प्रतिशत आपका क्या आ जाए, भौतिक शुद्धता प्रतिशत 94% हो जाएगा। उसका कितना हो जाएगा, जैसे अपने पास कुल तो क्या थे, ये 100 ग्राम बीज अपने पास, 100 ग्राम बीज अपने पास, इसमें से 6 ग्राम क्या हो गया अपने पास, जो कंकड़ पत्थर भूसा अवशेष फसल अवशेष वो निकल गए, तो अपने कह सकते हैं शुद्ध बचा कितना, 100 माइनस 6 बराबर 94 ग्राम। तो कह सकते हैं अपने 94 बटे कुल भार 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 94% इसकी क्या आ गई, भौतिक शुद्धता प्रतिशत हो गया। ये क्या हो गया, भौतिक शुद्धता प्रतिशत। तो कहने का मतलब जो अच्छा उन्नत बीज होता है भौतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन है वो कम न हो, अधिक उत्पादन मिल सके। अब आपने देखिए भौतिक शुद्धता, दो उन्नत बीजों के गुणों की बात हो चुकी है। इसके बाद में अपने यदि बात करें भौतिक शुद्धता के बाद में, तो बात करते हैं तीसरी बीज ओज। ये एक महत्वपूर्ण गुण रहता है। तीसरा आता है बीज ओज, सीड विगर। बीज ओज अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सीड विगर कहते हैं। अब देखिए बीज ओज क्या होता है, ओज का मतलब जैसे अपने मनुष्य बच्चा होता है, उसके फेस पे क्या होता है, ओज ज्यादा होता है, तेजस्वी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ मनुष्य जाता है, तो उसका भी ओज है वो कम होता जाता है। तो कहने का मतलब बीज कैसा होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए, अच्छा सुडौल होना चाहिए, पूर्ण परिपक्व होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। यानी वो बीज और उसकी एज कम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा पुराना भी बीज नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, बीज सुंदर सुडौल आकर्षक होता है, पूर्ण आकार परिपक्व होता है, वो क्या होता है, बीज ओज उसका ज्यादा होता है, तो अंकुरण क्षमता भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन भी अपने को अच्छा मिलेगा। कटे फटे सड़े गले बीज नहीं होने चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। अपरिपक्व बीज या अधपके बीज है वो नहीं होने चाहिए। बीज ओज या सीड विगर भी क्या होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट। 3 हो गया आनुवांशिक शुद्धता, दूसरा भौतिक शुद्धता, तीसरा हो गया बीज ओज या सीड विगर। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब अपने बात करते हैं 4 नंबर की। उन्नत बीजों के गुणों की बात करें या उन्नत बीज किसे गए, उसके अंदर हमारे पास 4 नंबर आता है उच्च अंकुरण क्षमता। उच्च अंकुरण क्षमता, हाई जर्मिनेशन एबिलिटी। अब देखिए उन्नत बीज में क्या होगी, अंकुरण क्षमता भी अधिक होगी। ज्यादा से ज्यादा अंकुरण क्षमता होनी चाहिए बीज के अंदर, वो बीज ही क्या कहलाएगा, उन्नत बीज। मान लो आपने कोई ऐसा बीज लिया, जैसे आपने 1 किलो बीज लिया और 1 किलो के अंदर आधा बीज 500 ग्राम बीज अंकुरित हुआ, उस बीज को अपने उन्नत बीज नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी केवल 50% अंकुरण क्षमता। ऐसे बीज को उन्नत बीज नहीं कहा जा सकता है, ऐसे बीज को उन्नत बीज नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए उसकी, यानी ज्यादा से ज्यादा उसकी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अब कुछ बीजों की अंकुरण क्षमता की बात करें, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। इधर लिख रहा हूं मैं फसल, और ये आपका अंकुरण प्रतिशत है, अंकुरण प्रतिशत, इधर आपका अंकुरण प्रतिशत है। तो सबसे पहले अपने बात करें गेहूं, जौ और चना। सबसे पहले अपने बात करें सबसे ज्यादा अंकुरण प्रतिशत किसका होता है, सबसे ज्यादा अंकुरण प्रतिशत किसका होता है उसकी बात करें। 1 नंबर पे सर्वाधिक होता है मक्का का। मक्का का एवरेज होता है 90% माना जाता है, 90% ऊपर भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 96 भी, एवरेज माना जाता है 90। फिर उसके बाद में बात करें गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ और चना,
इनका जो अंकुरण प्रतिशत है वो कितना होता है? 85%। कितना होता है? 85% होता है। नेक्स्ट, धान, तिल, रिजका, बरसीम, और ज्वार, इनका अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है 80%। नेक्स्ट बात करें बाजरा, अरहर, मूंग, मोठ, चौड़ा, उड़द, इनका जो अधिकांशतः इसमें दालें, इनका अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। कितना होता है? 75% होता है। नेक्स्ट अपने बात करें सूरजमुखी, सोयाबीन, गवार, अरंडी और मूंगफली, इनका अंकुरण प्रतिशत होता है 70%। और लास्ट में अपने बात करते हैं कपास का। सबसे कम है इनमें किसका? कपास का। 65% अंकुरण प्रतिशत होता है। ये आपको याद होना चाहिए। मक्का का 90%, गेहूं जौ चना का 85%, धान, तिल, रिजका, बरसीम, ज्वार का 80% होता है, बाजरा, अरहर, मूंग, मोठ, चौला, उड़द का 75%, सूरजमुखी, सोयाबीन, ग्वार, अरंडी, मूंगफली का 70% और कपास का कितना होता है? 65% क्या होता है? अंकुरण प्रतिशत होता है। इतना आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट, उन्नत बीज के गुण की बात करें। 4 हो चुके हैं। 5 नंबर यदि बात करें, इधर लिख रहा हूं मैं, नमी की मात्रा। नमी की मात्रा, देखिए बीज के अंदर क्या होगा? नमी की मात्रा ज्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। यदि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? रोग और कीट अधिक लगेंगे, बीज सड़ेगा, गलेगा, कवक या जो फंगस है वो लगेगी। तो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अनाज वाले बीज है इसके अंदर 12% और तिलहन के अंदर एवरेज 9% और दलहन है इसके अंदर जो है वो लगभग एवरेज 7% है। वो नमी की मात्रा होनी चाहिए, इससे ज्यादा नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। 10 से 12% अनाज वाले बीजों में और 9% तिलहन में, 7% दलहन में मॉइस्चर कंटेंट। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीज भंडारण करेंगे तब सड़ जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी जिससे उसका अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा और वो प्रोडक्शन अपना नहीं मिलेगा, जिससे बीज भी ज़्यादा लगेगा। यानी बुआई के अंदर अपने अधिक बीज डालना पड़ेगा, तो आर्थिक दृष्टि से ये नुकसानदायक होता है। तो नमी की मात्रा आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। फिर बात करें नेक्स्ट 6 नंबर, रोग मुक्तता। बीज क्या होना चाहिए? रोग मुक्तता, फ्री फ्रॉम डिजीजेस। रोग मुक्तता का उन्नत बीज उससे ही तो कहेंगे जो क्या हो? रोग से मुक्त हो, कोई भी रोग नहीं हो, कोई भी कीट नहीं हो, बिल्कुल स्वस्थ बीज हो, उसे ही अपने क्या कहेंगे? उन्नत बीज कहेंगे। जो जिसमें रोग लगे होंगे, कीट लगे होंगे, उसे उन्नत बीज थोड़ी कहेंगे, क्योंकि उसमें वो क्षमताएं नहीं है, उन्नत बीज वाले मापदंड नहीं है। फिर बात करें अपने परिपक्वता की बात करें। नेक्स्ट हमारे पास है परिपक्वता।
मैच्योरिटी। मैच्योरिटी या परिपक्वता की बात करें, बीज पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। पूर्ण रूप से परिपक्व बीज होगा, उसमें क्या होगा, अंकुरण भी अच्छा होगा। यदि अपने क्या होगा, बीज पूर्ण परिपक्व नहीं है, यानी बिल्कुल टाइम से पहले जिसकी कटाई होगी, मान लो वो बीज पूरे परिपक्व नहीं हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे रह गए और सिकुड़े हुए बीज हैं, तो वो बीज नहीं, उनका न तो अंकुरण प्रतिशत अच्छा होगा, न उसे अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन होगा, तो उसे उन्नत बीज नहीं कहेंगे। तो उसमें मैच्योरिटी भी उसकी पूरी होनी चाहिए, पूर्ण परिपक्व होना चाहिए बीज। उसके बाद में अपने बात करें यदि कि उसका जो आपका परिपक्वता के बाद में करें, वास्तविक उपयोगिता मान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वास्तविक उपयोगिता, वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान, जिसे क्या कहते हैं, रियल वैल्यू, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल वैल्यू कहा जाता है। देखिए वास्तविक उपयोगिता मान है वो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। वास्तविक उपयोगिता मान का अर्थ क्या होता है, समझिए। देखिए अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत बटे क्या होगा 100, ये क्या होता है, रियल वैल्यू होगा, वास्तविक उपयोगिता मान। और उन्नत बीज का 75% से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन्नत बीज का जो उन्नत बीज की रियल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो 75% से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वो बीज क्या कहलाएगा, उन्नत बीज कहलाएगा, जिसकी क्या होगी, रियल वैल्यू का मान 75% से क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद में बात करते हैं बीज की जीवन क्षमता की। नेक्स्ट हमारे पास है 9 नंबर, इधर लिख रहा हूं मैं, बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता, सीड लॉन्जिविटी कह सकते हो या वाइबिलिटी कह सकते हो। बीज की जीवन क्षमता भी अधिक होनी चाहिए, ऐसा बीज नहीं होना चाहिए जो क्या हो, अपनी जीवन क्षमता है वो तुरंत खो दे, ऐसे बीज को अपने उन्नत बीज नहीं कहेंगे। यहां एक टर्म आती है, आपको मैं वैसे बता रहा हूं कि टर्मिनेटर या निर्वंश बीज क्या होता है, टर्मिनेटर सीड या निर्वंश बीज क्या होता है। देखिए टर्मिनेटर सीड क्या होता है, जैसे क्या होगा, कोई बीज अपने लिया और उसमें क्या होता है, नेक्स्ट ईयर उसकी अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाती है, बीज को हर साल अपने को चेंज करना पड़ता है, उसे अपने क्या कहते हैं, टर्मिनेटर सीड कहा जाता है या निर्वंश बीज कहते हैं। जैसे इस साल अपने इसमें बीज बोया, ये बीज बोया, नेक्स्ट ईयर अपने यदि बीज बोना है तो इसी बीज को अपने काम नहीं ले सकते, अपने को नया बीज काम में लेना पड़ेगा, और नया बीज लेंगे वो नेक्स्ट ईयर काम नहीं आएगा। इसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटर सीड या निर्वंश बीज कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बीज की जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने की क्या कौन सी विधियां होती है, तो मैं इसी के साथ आपको बता देता हूं। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करना, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करना कैसे कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहली विधि हमारे पास आती है सीड वाइबिलिटी टेस्ट के लिए, सबसे पहले हमारे पास आता है पोटेशियम परमैंगनेट विधि, पोटेशियम परमैंगनेट विधि। इसकी देखिए कई विधियां रहती है आपके, जो एक होती है पोटेशियम परमैंगनेट और एक होता है टेट्राजोलियम टेस्ट होता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल होता है, इस घोल के अंदर क्या होता है, बीज को
डुबोया जाता है। जब अपने बीज को, ये आपका बीज है, इस बीज को पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का ये घोल है, इसके अंदर जब बीज को डुबोएंगे तो क्या होगा, इसमें जो मृत बीज है उनका कलर बदल जाएगा। मृत बीज इसमें जीवित बीजों का रंग बदल जाएगा, 1% घोल काम में लेते हैं किसका, KMnO4 का। दूसरी विधि हमारे पास है टेट्राजोलियम विधि। टेट्राजोलियम विधि महत्वपूर्ण रहती है। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। टेट्राजोलियम में रसायन 1,2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, या तो टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है या ब्रोमाइड होता है, इस रसायन को काम में लेते हैं। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको भी डुबोते हैं इसमें पोटेशियम पर, इसके टेट्राजोलियम घोल में। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जो मृत बीज होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। इसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या होगा, जीवित बीजों का रंग बदलेगा। क्या होगा, जीवित बीजों का, और इसमें क्या होगा, मृत बीजों का रंग है वो चेंज हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट विधि में। और इसमें जीवित बीजों का बायोलॉजिकल टेस्ट भी से कहा जाता है। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट भी से कहते हैं टेट्राजोलियम। और एक आपकी होती है नेक्स्ट तीसरी विधि, इंडिगो कार्माइन विधि। नेक्स्ट है ग्रोडेक्स विधि। इसके अलावा आपकी मुड़ी तोलिया विधि, पेट्रीडिस विधि, ये भी विधियां आपकी अंकुरण, जो आपका ये सीड वाइबिलिटी है वो ज्ञात करने के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट विधि, टेट्राजोलियम विधि, इंडिगो कार्बाइन विधि और ग्रोडेक्स विधि से कि अपने जो बीज की जीवन क्षमता है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका उन्नत बीज है। अब बात आती है कि भारत में केवल 12% लोगों को ही क्या मिल रहा है, उन्नत बीज प्राप्त हो रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि सिर्फ 12% लोग या किसान है वो उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। बाकी क्या होता है, घर पे जो लास्ट ईयर की फसल है उसी का बीज बोते हैं, तो जिससे हमारा प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी है वो कम है। आपको ये क्लियर हो गया तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए जो टेट्राजोलियम विधि होती है उसमें जो गुलाबी कलर होता है बीजों का, वो किस कारण होता है, वो फॉर्मेजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फॉर्मेजन के कारण होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करेंगे बीज के बारे में। और इरेज कर रहा हूं उसको मैं। अब अपने जल्दी से बात कर लेते हैं बीज की श्रेणियां या बीज के प्रकार। बीज की श्रेणियां
या बीज के प्रकार, बीज के प्रकार। दोस्तों कितनी श्रेणियां होती है बीज के और कितने प्रकार होते हैं? मैं बात करूं श्रेणियों की। देखिए श्रेणियां होती है, नंबर 1 हमारे पास होता है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज जिसे क्या कहते हैं? जिसे न्यूक्लियस सीड कहा जाता है, न्यूक्लियस सीड कहते हैं। दूसरा हमारे पास बीज होता है प्रजनक बीज, जिसे कहते हैं ब्रीडर सीड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। तीसरी श्रेणी हमारे पास आती है आधार बीज। आधार बीज जिसे क्या कहते हैं? फाउंडेशन सीड कहा जाता है। फाउंडेशन सीड कहा जाता है। चौथी श्रेणी आती है हमारे पास पंजीकृत बीज, या जिसे क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड सीड कहा जाता है। रजिस्टर्ड सीड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास श्रेणी आती है पंजीकृत के बीज में, इसके बाद में आती है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज इसको कहते हैं सर्टिफाइड सीड। श्रेणियां कितनी होगी टोटल? 5। कुल तो कितनी है? 5, लेकिन भारत में कितनी है? 4। कौन सी नहीं है? भारत में पंजीकृत नहीं है। भारत में पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं होता। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस बीज का उत्पादन नहीं होता है। अपने एग्जाम में पूछी जाने वाली बातों की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इस बीज पे टैग क्या होता है। इस बीज पे टैग होता है नो टैग, कोई भी टैग नहीं होता। फिर प्रजनक की बीज की बात करें तो सुनहरा पीला, सुनहरा पीला टैग होता है। आधार बीज पे कैसा होता है? सफेद टैग होता है। पंजीकृत बीज पे बैंगनी या ऑरेंज नारंगी कलर का होता है। और इस पे कैसा टैग होता है? नीला टैग होता है। ये महत्वपूर्ण रहता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजनक बीज पे सुनहरा, सफेद आधार बीज पे, बैंगनी या नारंगी पंजीकृत बीज पे, और नीला किस पे होता है? प्रमाणित बीज पे होता है। पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड बीज भारत में पैदा नहीं होता है। ये बीज होता है जो मूल केंद्रक बीज, ये सिर्फ किसके पास होता है? प्रजनक के पास। किसके पास होता है? प्रजनक के पास होता है। इसकी भौतिक शुद्धता। नेक्स्ट अपने बात करें आनुवांशिक शुद्धता की। आनुवांशिक शुद्धता, फिर बात करें भौतिक शुद्धता की। भौतिक शुद्धता की देखिए, ये प्रजनक के पास होता है केवल और केवल प्रजनक के बीज, थोड़ी मात्रा में बीज होता है। इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता है वो 100% और भौतिक शुद्धता भी कितनी होती है? 100%। प्रजनक बीज होता है, ये भी प्रजनक के पास होता है, प्रजनक के पास होता है। इसकी भी कितनी होती है? 100% भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता। आधार बीज जैसे कोई संस्था होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, एनएससी होगी, उसके बाद पास क्या होता है? फाउंडेशन सीड, आरएसएससी जैसे राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। तो इनकी जो आनुवांशिक शुद्धता है 99.5 से 99.9% तक, और 98% इसकी क्या होती है? भौतिक शुद्धता होती है। फिर बात करें पंजीकृत बीज की, भारत में उत्पादित नहीं होता। प्रमाणित बीज की संतोषजनक आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होती है। भौतिक शुद्धता है वो 99, जो आनुवांशिक शुद्धता है वो 99% से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका जो संस्था है, कोई केवीके है, निजी क्षेत्र है, एनएससी है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, ये बीज का उत्पादन करते हैं। तो आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। 5 प्रकार के बीज है या श्रेणियां बीज की। टैग कौन सा होता है? मूल केंद्रक बीज है।
तो आपको देखिए याद रखना इनका क्रम, इससे ये बीज उत्पादित होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है और इससे ये होता है। ठीक है, मूल केंद्रक से प्रजनक, प्रजनक से आधार, और आधार से क्या हो सकता है, या तो पंजीकृत और या आधार से डायरेक्ट प्रमाणित। भारत में डायरेक्ट क्या होता है, प्रमाणित बीज उत्पादित होता है, और पंजीकृत है वो आधार से या पंजीकृत से भी उत्पादित किया जा सकता है। ये आपकी श्रेणियां थी बीज की, तो आपको समझ आ गया होगा। और टैग आपको याद रखने हैं, और आपको इसके अलावा याद क्या रखना है, ये श्रेणियां रखना है। एक बीज की ओर बात करेंगे अपने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट सीड की। इरेज कर रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट हमारा जो सीड रहता है ट्रूथफुल लेबल सीड या टीएल सीड, आपने नाम सुना होगा, टीएल सीड या ट्रूथफुल सीड। देखिए टीएल सीड क्या होता है, टीएल सीड या सत्य अंकित बीज, सत्य अंकित बीज, या इसको क्या कहते हैं, टीएल सीड या ट्रूथफुल लेबल सीड कहा जाता है। ये बीज होता क्या है, ये क्या होता है, जैसे किसान है, अपने किसान लोग क्या करते हैं घर पे, या जो मतलब खेत के अंदर, अपने खेत में अपने स्तर पर, घरेलू स्तर पर ही क्या करते हैं, बीज उत्पादित करते हैं। इसी बीज को क्या कहते हैं, जो किसानों द्वारा उत्पादित बिना मापदंडों के, कोई भी मानदंड है उनका नहीं देखा जाता, बिना मानदंडों या मापदंडों के जो बीज उत्पादित किया जाता है। इस पे बात करें टैग की, तो इस पे क्या होता है, ओपल ग्रीन कलर का टैग होता है। कैसा होता है, ओपल ग्रीन का हरा टैग होता है। इस पे क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर कह सकते हैं अपने, ओपल ग्रीन रंग इसका होता है। ये सत्य अंकित बीज होता है। अब अपने कुछ संस्थाओं की बात करें, संस्था की बात करें। देखिए भारत में एक NSCL है, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी, 1963 में। और इसका कार्यालय कहां पे है, दिल्ली में। कार्यालय कहां पे है, दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1978 के अंदर, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की। जो ये क्या करती है, राजस्थान के अंदर ये आपकी क्या होती है, आधार बीज को उत्पादित करती है, आधार बीज का उत्पादन करती है, और किसानों को क्या करना, सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराना। इसी का ये राज्य स्तर पे काम रहता है। ये क्या रहता है, राज्य स्तर पे इसका काम, आधार बीज का उत्पादन करना और किसानों को क्या करना, प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाना, इसका काम रहता है। फिर देखिए बात करते हैं बीज अधिनियम की, बीज अधिनियम या सीड एक्ट की बात करें, बीज अधिनियम या सीड एक्ट। देखिए बीज अधिनियम है वो पारित कब हुआ, ये संसद में 29 दिसंबर 1966 को तो पारित हुआ। लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को ये ऑपरेशनल हुआ है, लागू हुआ था। इतना आपको क्लियर हो गया। टीएल सीड क्या होता है, एनएससी की स्थापना 1963 में, कार्यालय नई दिल्ली में, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन स्थापना 1978 में, और आधार बीज का ये क्या करती है, उत्पादन करती है, और ये किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध। बीज अधिनियम की बात करें, पारित 29 दिसंबर 1966 को और लागू 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। अब अपने कुछ और बीज है उनकी बात करते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 2-4 टर्म और है, उनकी बारे में यदि मैं बात करूं, आपने जो पढ़ी है, एक होता है परीक्षण भार, जिसको कहते हैं टेस्ट वेट,
टेस्ट वेट कहते हैं, और एक होता है बीज सूचकांक, बीज सूचकांक सीड इंडेक्स कहते हैं। ये होते क्या है, देखिए परीक्षण भार होता है, टेस्ट वेट होता है 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का भार तो क्या होता है टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स क्या होता है 100 बीजों का भार। देखिए जो टेस्ट वेट है, जो बीज आकार में बड़े होते हैं उनमें तो कौन सा काम लेते हैं, आकार में जो बड़े होते हैं, आकार में बड़े बीजों के लिए, जैसे चना हो गया, ये आकार में छोटे बीज है उनके लिए काम में लेते हैं, आकार में छोटे बीजों के लिए, बीजों के लिए इसको काम में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको इतनी चीजें वो अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपका कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दें, जिससे जल्दी आप यदि अच्छा फीडबैक दोगे तो नेक्स्ट वीडियो को जल्दी अपलोड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारा चैनल है जो टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी का भी। अब बात करें टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में क्या है, 2 मई से एक टेस्ट सीरीज आरंभ हुई है। इस टेस्ट सीरीज में संपूर्ण जो कृषि पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण कृषि पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम, इसका शेड्यूल बना के पूरा टेस्ट है 2 मई से, और 22 अगस्त को अंतिम टेस्ट है। लेकिन ये इस सीरीज का टेस्ट अंतिम नहीं है, लेकिन जिसने ज्वाइन कर लिया उसके लिए अंतिम नहीं है। इससे पहले भी 7 टेस्ट हो चुके हैं, वो भी मिलेंगे, और इसके बाद में भी जो टेस्ट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 7976366098 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे आप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सअप है 9667108777। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये नंबर है व्हाट्सअप के लिए और ये है कॉल के लिए। आप इंक्वायरी आप इन नंबरों पे कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो। और पीडीएफ भी है, जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल की जो पीडीएफ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां आप शेड्यूल दे सकते हो किस प्रकार से कौन सा टेस्ट होना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और एक जुनून और जज्बे के साथ पढ़ते रहिए। जरूर आप सफल होंगे। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आपकी मंजिल है वो दूर नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।